स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वकील आपका। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हर परेशानी को आसानी से हल कर सकें तो उसके लिए उन तमाम चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी होता है जो आपके जीवन में तकलीफ दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं। कानून संबंधी जानकारी यदि आपको पुख्ता तौर पर होती है, सही गाइडेंस यदि आपको मिलता है तो बहुत सारी मुसीबतों से आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं और आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां ना आए। यदि परेशानी हो तो आपको सही गाइडेंस भी मिले। इसी वजह से हम लगातार हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे सवालों को उठाते हैं जिसका सरोकार आपके जीवन से है। इसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्याएं हैं, कानूनी संबंधी कोई सलाह चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, साथ ही साथ कानून के विषय में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट धर्मेश जी। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लगातार आगे बढ़ेंगे। अलग अलग विषयों पर हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आज आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या हर समस्या पर PIL दाखिल की जा सकती है? देखिए, भारतीय संविधान में जो व्यवस्था दी गई है जनहित याचिका को प्रस्तुत करने के लिए, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। आर्टिकल 226, 227, आर्टिकल 32, इस तरह से जो प्रोविजंस हैं ये याचिकाओं को प्रस्तुत करने के लिए अधिकार प्रदान करते हैं। लेकिन इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट व्यू जो अपना दिया वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार देते हुए कहा कि हर विषय पर हर व्यक्ति को यह स्वच्छंदता नहीं है कि वो जनहित याचिका प्रस्तुत कर सके। जैसे अभी जूही चावला का एक प्रकरण आया, उस प्रकरण में उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की और वो जनहित याचिका पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार देते हुए उसको निरस्त किया और निरस्त करने के साथ ही साथ उसमें 20 लाख रुपए की पेनल्टी भी आदेशित की अदा करने की। तो ऐसी परिस्थिति में जनहित याचिका जो विषय जनहित से जुड़े हुए हों, यानी आम जनता की समस्या से जुड़े हुए हों, जिसमें आम जनता प्रभावित हो रही हो और वो समस्या सरकार के द्वारा नियम बनाने के बाद उत्पन्न हुई हो या किसी ऐसे व्यवस्था से उत्पन्न हुई हो जिससे लोगों को उससे असामान्य स्थिति महसूस हो और एक प्रॉब्लम को फेस करते हुए दिखाई देना पड़े, तो ऐसी स्थिति में जनहित याचिका को पोषणीयता के आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वही एक प्रश्न है कि जनहित याचिका जनहित में होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष के हक में नहीं होनी चाहिए। यदि जनहित में कोई इशू है तो उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स देती हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कॉलर राजस्थान से कमल जुड़े हुए हैं। जी कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, अपना सवाल करें। आप क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि हम बुजुर्ग आदमी हैं, बीमार आदमी हैं और लड़के जो है कोई भी सेवा नहीं करते, शत्रु भाव रखते हैं और अपमानित करते हैं, उनको कैसे बेदखल किया जाए? देखिए, आपके लिए जो कानून है उस कानून के अनुसार यदि आप कार्रवाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके बच्चों के द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है, जो आपके भरण पोषण को ध्यान नहीं दिया जाता है और आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, निश्चित रूप से ये आपराधिक परिधि में आता है। और आपराधिक परिधि में आने के बाद सीनियर सिटीजन एंड वेलफेयर एक्ट जो है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक और पेरेंट्स को ये राइट दिए गए हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अब वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो या मूवेबल हो, उसको वो सिक्योर कर सकें और अपने बच्चों से, अपने जो उनके पालन करने वाले लोग हैं उनके द्वारा यदि कोई प्रताड़ना होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। आप जो प्राविधान है उसके अनुसार यदि SDM, जो आपके हल्के के SDM हैं, उनके समक्ष यदि आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो आपके मकान से आपके पुत्र, पुत्रवधू या जो भी परिवार के व्यक्ति जो आपको अनदेखी करते हैं और आपको बिल्कुल भी आपके भरण पोषण का, आपके जीवन यापन का, आपके दवाओं का आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो
जो आपके बच्चे हैं उन बच्चों को आपके घर से बेदखल करने का अधिकार एसडीएम महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली पिटीशन के माध्यम से हो सकता है। और यदि कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती तो आप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष भी प्रार्थना पत्र प्राविधान के अनुसार दे सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय इस आपकी ग्रीवांसेस को सुनते हुए जो रिलीफ आपके बच्चों के खिलाफ आपको दी जा सकती है कानून की परिधि में, वो जिलाधिकारी आपको दे सकते हैं। लेकिन आपको जो विधि है उस विधि के अनुसार आपको प्रत्यावेदन जिलाधिकारी या एसडीएम महोदय के समक्ष देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ये है कि क्या अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट जाया जा सकता है? देखिए, जो अग्रिम जमानत का प्राविधान है वो प्राविधान पूरे देश में ज़्यादातर स्टेट में ये लागू था। अभी उत्तर प्रदेश में कुछ सालों पूर्व से ही लागू हुआ। और अग्रिम जमानत के लिए जो प्रोविजंस हैं उसमें सीआरपीसी में सेक्शन 437, 438 के प्रोविजंस में बेल के प्रोविजंस हैं। 437 में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो बेलेबल ऑफेंस हैं उन बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट को बेल दे देनी चाहिए। ये सीआरपीसी का जो विधि है उसके अनुसार ये उपबंधित है। इसके साथ ही साथ जो 438 के प्रोविजंस हैं सीआरपीसी में, उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है या एफआईआर दर्ज होना संभावित है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष या ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। वो यदि व्यक्ति बुजुर्ग है, वो व्यक्ति जिसने याचना की वो कोई महिला है या कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसमें उम्र का कोई बंधेज यानी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि मेरे खिलाफ नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस मुझे अरेस्ट कर सकती है, मेरे साख को गिरा सकती है, मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सकती है, ऐसे किसी आधार पर यदि कार्रवाई होना संभावित है या कार्रवाई हो गई है तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे। यहाँ पर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनरेबल कोर्ट ने अभी एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में ये कहा कि हर व्यक्ति सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए नहीं आ सकता है और नहीं आना चाहिए जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो, क्योंकि जो प्राविधान है कानून में उसके अनुसार जिले के जिला जज के समक्ष अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्राथमिक स्तर पर दिया जा सकता है। तो जब प्राथमिक स्तर पर जिला जज को दिया जा सकता है प्रार्थना पत्र, तो सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट अगर कोई गया तो निश्चित रूप से उनको कोई ऐसा रीज़न देना चाहिए जो रीज़न जेन्युइन हो और उस रीज़न को कोर्ट एक्सेप्ट कर सके कि आप डिस्ट्रिक्ट में किस कारण से जिला जज के समक्ष अपनी अग्रिम जमानत नहीं दे पाए। उदाहरण भी बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को। उदाहरण के तौर पर जिस जिले में व्यक्ति रहता है और उसके खिलाफ संभावित थाने में मुकदमा दर्ज होना संभाव्य है या मुकदमा दर्ज हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में उसको लगता है कि जो मुकदमा दर्ज करने वाला व्यक्ति है वो इतना प्रभावशाली है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको बेल कराते समय प्रभावित कर सकता है या किस तरह का उपहद कारित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तो उसमें ये कंटेंट्स देने चाहिए। इस तरह के कंटेंट्स देने से ही ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्ट अब जो प्रतिपादित सिद्धांत आया उसके प्रकाश में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र को सुनेगी। और आपको अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करानी है तो इस तरह के कंटेंट्स को आपको मेंशन करना होगा, यानी वर्णित करना होगा। तो सीधे ऑनरेबल हाई कोर्ट ना जाते हुए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो प्राथमिक रूप से वहाँ उसके निस्तारण होने का इंतजार करिए और उसके निस्तारित होने के बाद फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल ये है कि धोखाधड़ी करने पर किसी को विदेश यदि भेज दिया जाता है तो क्या भारत में केस हो सकता है? देखिए, इस तरह के मामले सामान्य तौर पर बहुत देखने को मिलते हैं। प्रायः ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे पूरा एक लॉ है और निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। ख़ास तौर से अभी पिछले 2-3 सालों में बहुत सारी इस तरह घटनाएं देखने की आई। अभी कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो कानपुर में थाना कर्नलगंज में इस तरह के घटनाक्रम के बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट भी सबमिट की और उसमें जो ग्रुप था
अभियुक्त गणों का, उस ग्रुप द्वारा महिलाओं के दस्तावेज़ों को तैयार करके उनका वीज़ा, पासपोर्ट ये सब प्रिपेयर करके उनको अरब कंट्रीज़ में भेजा जाता था। वहाँ पे भेजने के बाद उनके साथ वहाँ दुर्व्यवहार होता था, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। तो ऐसी स्थिति में उनके रिश्तेदारों ने यहाँ जो संबंधित थाना था, उस थाना कर्नलगंज में ये घटनाक्रम हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये पाया कि जिन महिलाओं को अरब कंट्रीज़ में भेजा गया, उन महिलाओं के जो दस्तावेज़ थे, उन दस्तावेज़ों में भी हेराफेरी की गई और उनको तैयार करके उन महिलाओं को वहाँ भेजा गया। वहाँ उन महिलाओं को बंधक बना के उनके साथ दुर्व्यवहार और जो अमानवीय कृत्य हो सकते हैं वो सब किए गए। ऐसी स्थिति में विदेश मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करने के साथ पुलिस और जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसके पूर्ण होने पर उन महिलाओं को वहाँ से रिलीज़ होने का मौका मिला, अर्थात वो फिर से भारतवर्ष आ सकी। इस केस में पुलिस ने पूरी जांच करने के साथ जो यहाँ के लोग केस में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। तो सामान्य तौर पर इस तरह की घटनाओं को देखा जाता है, और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से घटना प्रारंभ कहाँ से हुई, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि कोई भारतवर्ष से किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज बना के ले जाता है कि हम विदेश में इनको ले जाकर उनके साथ वहाँ पर कोई ऐसा अविधिक कार्य करेंगे या कराएंगे जिससे अपराध कारित होता हो, तो प्रथम दृष्टया जो केस है वो केस तो भारत से होना ही प्रारंभ हो गया। तो ऐसी स्थिति में भारतवर्ष में जिस थाना क्षेत्र से इस तरह की घटना के होने की शुरुआत हो, उस थाना क्षेत्र में प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। और प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि घटना कहीं और की भी है तो नील क्राइम नंबर पर भी दर्ज हो सकती है किसी भी थाने में। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जानना यह आवश्यक है कि घटना की शुरुआत कहाँ से हुई, जहाँ से शुरुआत हुई उसी अपराध के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और लगातार हम अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि नागरिकों को सरकार के कार्यों का विरोध करने का कितना अधिकार है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी जिस तरह टीका टिप्पणी की जाती थी, अब उसको लेकर भी नए नियम आए हैं, तो क्या कुछ अधिकार है, कहाँ तक सरकार के खिलाफ बोला जा सकता है या बोलना चाहिए लोगों को? संविधान में जो अभिव्यक्ति के लिए आज़ादी का प्रश्न है और जो संविधान में अधिकार प्रदान किए गए हैं, हम आर्टिकल 19 की बात करें, 21 की बात करें और उसके साथ साथ और आर्टिकल यानी 14, 15, 16, 17 की बात करें, तो निश्चित रूप से जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों में यदि हम अपने जॉब को करने के लिए अधिकार प्राप्त करते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक जीने के अधिकार प्राप्त करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ पर हम संविधान के अनुसार अपने अधिकार प्राप्त करते हैं वहीं हमारे दायित्वों का भी ज्ञान हमको होना चाहिए कि हमारे अधिकारात किसी की स्वच्छंदता में इस हद तक हस्तक्षेप ना करें कि वो कानून की परिधि में आ जाए, अर्थात आपराधिक श्रेणी में आ जाए। और जहाँ तक इस विषय और प्रश्न पर ध्यान आकर्षित कराने की बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में अपना जो व्यू दिया वो बहुत ही क्लियर है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सरकार के द्वारा कार्य और नियम कार्य किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं या कानून बनाए जाते हैं, उन पर कोई भी आलोचना यदि किसी को करनी है तो आलोचना करने की एक सीमा है और आलोचना करने का अधिकार भी है व्यक्ति को। यानी देश के प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन को ये राइट है कि वो जो भी नियम कानून जो जनता के हित के लिए बनाए गए लेकिन उनसे जनता का हित नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस नियम और कानून की वो आलोचना कर सकते हैं। लेकिन उस आलोचना की एक सीमा है, उस सीमा के बाद यदि आलोचना कोई करता है तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में आता है। अभी वर्तमान परिदृश्य में यानी लेटेस्ट सिचुएशन में सभी लोगों की जानकारी में आया कि जो आईटी एक्ट में परिवर्तन हुए, वो आईटी एक्ट में परिवर्तन के साथ ही जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे, मुख्यतः 5 यानी 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, उन 5 प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अभी भी उन नियमों को स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं।
अभी ट्विटर का आप लेटेस्ट में देखिए जो एक्ट है, वो निश्चित रूप से उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी इंटरफेरेंस करनी पड़ रही है कि ट्विटर बहुत सारे नियम को ट्विस्ट करके मानने के लिए तैयार हो रहा है और कुछ नियम को नहीं मान रहा। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्वच्छंदता भी है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। आईटी एक्ट में बहुत सारे ऐसे विचार लोगों के आते थे सोशल प्लेटफॉर्म पे, जिनसे व्यक्ति विशेष की साख गिरती थी, कोई अपमानित होता था, किसी के वीडियोस, किसी के फोटोज़, किसी के लिए इस तरह की अभिव्यक्ति जो व्यक्ति को प्रभावित करती थी। तो ऐसे सारे इश्यूज़ पे आईटी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है, उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इन सोशल मीडियाज़ पे एक अंकुश लगाने का प्रयास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति दी है। तो ऐसी स्थिति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए है, तो उसके दायित्वों का निर्वहन करने की सीमा भी है। दोनों का ध्यान व्यक्ति को रखना चाहिए और संविधान की परिधि में रहकर अपना जीवन यापन करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जसवंत जुड़े हुए हैं। जसवंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, अपना सवाल रखें आप। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं जसवंत जी, अपना सवाल करें आप। हाँ नमस्कार। ऐसा है हमारी हाँ, सवाल मेरा यह है कि जून 2006 में, हाँ जी ऐसा है, हमारी बहू ने हमें झूठे बैंक के केस में और हिंसा के केस में फंसा दिया है जी। हाँ, और शादी हुई थी आर्य समाज मंदिर में। जी बिल्कुल। सर यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी और अब ऐसा ये कह रहे हैं कि झूठे केस में फंसा दिया गया है, क्या करना चाहिए? देखिए, आपके द्वारा यह खुद स्वीकार किया जा रहा है कि शादी हुई थी। शादी आर्य समाज मंदिर में हुई, शादी अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद हुई, शादी का रजिस्ट्रेशन डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं कराया गया, या जो इंडियन लॉज हैं मैरिज को रजिस्ट्रेशन कराने के, उन लॉज को यानी कानून को फॉलो नहीं किया गया। ये सारे विषय तब उत्पन्न होते हैं जब आप मैरिज को चैलेंज करते हैं कि हमारी मैरिज हुई नहीं है। लेकिन आपके द्वारा स्वतः ये कहा जा रहा है कि आपका विवाह यानी आपके बच्चे का या आपका विवाह हुआ है, और विवाह हुआ है उसके बाद यदि किसी तरह की कोई प्रताड़ना नहीं भी हुई है, तब भी जो असत्य तथ्य हैं यानी जो फेक फैक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग उस लेडी द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत प्रोसीडिंग्स की गई हैं, यानी जो डीवी एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई। तो आपको ये प्रमाणित करना है अपने साक्ष्यों के माध्यम से कि आपके द्वारा कोई भी प्रताड़ना उनको नहीं दी गई है। साथ ही साथ जो आर्य समाज में शादी हुई है, वो शादी यदि स्वेच्छापूर्वक नहीं हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, यदि दोनों पक्ष हिंदू हैं तभी ये कानून लागू होगा। हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 12 में आप उस मैरिज को समाप्त करने के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और यदि आप ये स्वीकार करते हैं कि आपकी मैरिज हुई है, शादी हुई है, तो फिर आपको डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि जो आप कह रहे हैं वो हुआ है या नहीं हुआ है, और जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में कानून आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और अगला सवाल मेरा ये है सर कि इस समय का जो समय है, ऐसे में तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो क्लेम देने में व्यवधान उत्पन्न कर रही हैं, तो इन तमाम कंपनियों से क्लेम समय पर लेने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से सोशल सिनेरियो है एट प्रेजेंट, उसमें जो मेडिक्लेम लोगों को मिलना चाहिए वो टाइमली नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स, ऐसे बहुत सारे केस लोगों ने फाइल किए। तो ऐसी स्थिति में जिस समय बीमा कंपनी और जो बीमा कंपनी से लाभ लेने वाला व्यक्ति है वो अपना बीमा कराते हैं, तो बीमा कराते समय प्रथम दृष्टया जिन डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट किया जाता है, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फॉर्म है, जो एफिडेविट है, या जो भी दस्तावेज है जिन पर बीमित व्यक्ति साइन करता है, उस समय उसको उन सारे टर्म्स एंड कंडीशन को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए। क्योंकि सामान्य तौर पर जब भी कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होता है तो बीमा कंपनियां उन कंटेंट्स का, उन टर्म्स एंड कंडीशन का
फ़ायदा लेने की कोशिश करते। तो ऐसी स्थिति में जो बीमित व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष आके बीमा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। कार्रवाई के लिए जो फोरम है, यदि बीमित व्यक्ति प्रताड़ित है, बीमा कंपनी ने उनको सही समय पर सही भुगतान नहीं किया है, या उनके जो भी जो उनके मेडिक्लेम थे उन मेडिक्लेम को इग्नोर कर दिया है, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति है, बीमित व्यक्ति है, उसको बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए। उसको बहुत ही गंभीरता से बीमा कंपनी के साथ जब बीमा कराया जाता है उस समय पर जो टर्म्स एंड कंडीशन उनको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद फिर साइन करना चाहिए। फिर जैसी आवश्यकता हो वैसा प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। सामान्य तौर पर अभी कोविड-19 का जो प्रभाव रहा, इस बीच में देखने को मिला कि लोगों को इलाज के लिए सही समय पर बीमा कंपनी द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन का लाभ लिया गया। कंपनी द्वारा कहा गया कि जो महामारी है ये आपकी बीमा की जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें कवर नहीं होती है। इस पर कोर्ट ने अपना व्यू दिया कि नहीं, बीमा कंपनियों को भी कोविड-19 के प्रभाव को अपने जो बीमित व्यक्ति हैं उसमें कवर अप करना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह के कानून को यदि बीमित व्यक्ति बीमा कंपनी को नहीं समझा पाता है या प्रेजेंट नहीं कर पाता, तो बीमा कंपनियां कानून की जानकारी के अभाव में इस तरह के क्लेम को इग्नोर भी कर देती हैं। तो निश्चित रूप से व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको कोर्ट में आना चाहिए, कंज्यूमर फोरम में अपना परिवाद प्रस्तुत करना चाहिए, और कंज्यूमर फोरम में परिवाद प्रस्तुत करते हुए ऐसी बीमा कंपनियों के खिलाफ आदेश प्राप्त करना चाहिए। जो कानून है बहुत ही स्पष्ट है कि जो भी बीमा कंपनियां हैं उनको बीमित व्यक्ति को बीमित राशि जब भी उनकी आवश्यकता है कानून के अनुसार उन्हें प्रदान करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और विनय जी मुरादाबाद से हमारे साथ कॉलर लाइन पर। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हाँ जी जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ, सवाल करें हम? जी जी, सवाल करें आप। जी मैम, हम मुरादाबाद में रहते हैं जी। जी, आप टीवी का वॉल्यूम डाउन कर दें, अपना पूरा सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, सवाल ये है कि मेरी जो है मनकुआ, ग्राम मनकुआ में जमीन है दादालाई, और वो और जी निवास मुरादाबाद में रहते हैं, लेकिन बिजनौर में जमीन। विनय जी, आप टीवी के वॉल्यूम को पहले डाउन कर लें, फिर आपको अपना सवाल पूछने में आसानी होगी। आप अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? ग्राम मनकुआ में बिजनौर में, ठीक है, और रहने की जमीन है, और उसका जो है बंटवारा नहीं हुआ बहुत कई साल। ठीक है, बंटवारे में कौन कौन हिस्सेदार है? संपर्क हमारा टूट गया है। हम चाहेंगे धर्मेंद्र जी कि आप इनके सवाल का जवाब दें। बंटवारा नहीं हुआ है। देखिए, आपकी आबादी की भूमि है, आबादी की भूमि जहाँ पर रिहायश होती है, जहाँ पर रहते हैं लोग, तो ऐसी परिस्थिति में आबादी की भूमि का जो बंटवारे का प्राविधान है उसमें आप सिविल कोर्ट से अपने रहने वाली जगह के बंटवारे के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अर्थात आप पार्टीशन सूट सिविल कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पार्टीशन सूट के साथ साथ यदि उसमें किसी का इंटरफेरेंस है जो आपका पार्टीशन नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप इंजंक्शन का रिलीफ भी सीख कर सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट और सीपीसी के प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सिविल कोर्ट में अपनी प्रॉपर्टी पर बंटवारे का वाद प्रस्तुत करना चाहिए, और बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने के साथ आपकी जो प्रश्नगत संपत्ति है, जो आपका रहने वाला आवास है, उस आवास का न्यायालय के आदेशानुसार बंटवारा हो सकता है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, और अपने दर्शकों को भी लगातार बता दें कि यदि आपके कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, प्रश्न है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
की न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। पर फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। हम आज तमाम कानून संबंधी प्रश्नों को लेकर बातचीत कर रहे हैं जिनका आपकी ज़िंदगी से लेना देना है। यदि आपके भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आप दुविधा में हैं, पशुपेश में फंसे हुए हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल यहाँ पर ये, इसी बीच इससे पहले मैं सवाल करूं, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं किरण मुरादाबाद से। पहले जान लेते हैं क्या जानना चाहती हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ, मेरा जो है सर्विस मैटर का है जी, मतलब कि मैं आपसे स्वयं मिलना चाहता हूँ बस। जी, स्वयं मिलने के लिए तो आपको नंबर लेना पड़ेगा, वो जानकारी। लेकिन अगर आप अपना सवाल यहाँ पर रखना चाहते हैं, सलाह चाहते हैं, तो सवाल जरूर कर सकते हैं। अच्छा, उसके नंबर रख सके? जी, नंबर आपको बाद में दे दिया जाएगा। आप अपनी अभी सवाल जानना चाहते हैं तो अपना सवाल रखें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मैं कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ूंगी मैं। और यहाँ पर दहेज हत्या से पूर्व प्रताड़ना को लेकर क्या कानूनी महत्व है? देखिए, जो दहेज हत्या पर जो कानून है वो बहुत ही सख्त कानून है, और उस कानून को जो सामान्य तौर पर दहेज में हत्याएं हो जाती हैं उस पर न्यायालय का भी जो विवेक है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस इशू पर बहुत सारे प्रतिपादित सिद्धांत हैं। यहाँ पे जो मृत्यु है, यानी दहेज के संबंध में जो प्रताड़ना होती रही और प्रताड़ना होने के बाद उसका यानी विवाहिता का जो मर्डर किया गया, उससे पूर्व में प्रताड़ना कब तक होती रही, इस विषय को भी जब ट्रायल चलता है, उस ट्रायल के चलने के समय न्यायालय में प्रूफ करना होता है बाय द एविडेंस। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी लेटेस्ट में एक प्रतिपादित सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार यदि दहेज हत्या के संबंध में कोई विचारण चल रहा है और जिस समय विवाहिता की मृत्यु हुई उससे पहले प्रताड़ना कितने समय पहले तक और उस प्रताड़ना का क्या नेचर था, उस आधार पर न्यायालय को अपने स्वविवेक को इस्तेमाल करते हुए केस को निस्तारित करना चाहिए। अर्थात सजा करना या बाइज्जत बरी करने का जो प्रश्न है वो प्रश्न उस एविडेंस के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना चाहिए। और न्यायालय को इस गंभीर विषय पर, यानी ट्रायल कोर्ट को इस सीरियस इशू पर बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हर एविडेंस को परिलक्षित करना चाहिए, उसको परीक्षित कराना चाहिए और उससे जो भी तथ्य निकल कर सामने आए उनका अवलोकन करते हुए इसमें इस तरह के केस में सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि प्रताड़ना, जो अगर हम डिफेंस साइड की बात करें तो प्रताड़ना बहुत सारे मामलों में दहेज को लेकर के नहीं,
किन्हीं अन्य विषयों को लेकर हुई और जो विवाहिता थी उसकी दहेज हत्या ना होकर के उसने सुसाइड किया है, तो ऐसे केस में भी बहुत सारे अगर एविडेंसेस हैं तो उन एविडेंसेस को प्रेजेंट करके जो केस का नेचर है उसको परिवर्तित कराया जा सकता है न्यायालय से रिक्वेस्ट करके या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सही तथ्य बता करके। तो यहाँ पर एविडेंस का बहुत महत्व है, इसलिए एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो सही तथ्य हैं उनको जांचकर्ता और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे हम। और सोनराज राजस्थान से हमारे साथ अगले कॉलर लाइन पर। सोनराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर हमारे साथ कुश भी लाइन पर बने हुए हैं। कुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। जी मैम। जी मैम, हमारे ऊपर फर्जी धारा 307 लगा है, तो उससे कैसे निस्तारण हो पाएगा? कैसे मैं इस फर्जी धारा से निकल सकता हूँ? इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, आपके ऊपर जो कुछ जी एलिगेशन है वो एलिगेशन 307 आईपीसी का है, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का है। अटेम्प्ट टू मर्डर में यदि ऐसी कोई उपहति, ऐसी कोई चोट आपके द्वारा उद्देश्य के साथ कारित की गई हो जिससे उस व्यक्ति की हत्या होना संभावित था, तो ऐसे घटनाक्रम में जो एफआईआर दर्ज हुई उस एफआईआर पर आपका ऊपर 307 आईपीसी का एलिगेशन लगाया गया। अब यहाँ पर आपको यह न्यायालय के समक्ष और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के समक्ष एविडेंस और विटनेस के माध्यम से प्रूफ करना है कि जो 307 का एलिगेशन है वो एलिगेशन गलत है। आपको उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, जब किसी का इंटेंशन और नॉलेज यानी उनका आशय और ज्ञान और उनकी प्लानिंग इस तरह से हो कि वो किसी व्यक्ति को मारने जा रहे हैं और मारते समय वो व्यक्ति चोट आने के बाद बच गया, तो ऐसी स्थिति में चोट आने के बाद बच गया 307 आईपीसी का अपराध बनता है। यदि चोट उसको नहीं आई और फिर भी 307 आईपीसी के अंतर्गत अपराध दर्ज हो गया, तो ऐसी स्थिति में उसको बताना पड़ेगा कि नो इंजरी केस है साहब। नो इंजरी केस को प्रूफ करने के लिए जो आपका डिफेंस है उस डिफेंस को आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी जो बचाव है आपका उसमें भी आपको अपने साक्ष्य और विटनेस को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि 307 के जो एलिगेशंस हैं वो एलिगेशंस फोर्स्ड हैं और हमें किस रंजिश के कारण इस मुकदमे में आरोपित किया गया है, यह आपको न्यायालय के समक्ष अपने तथ्यों के माध्यम से, अपने साक्षी के माध्यम से, अपने साक्ष्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए उसको प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप 307 आईपीसी के अपराध से बच पाएंगे। अन्यथा यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से इसमें सज़ा के प्रोविजंस भी बहुत गंभीर हैं। तो आपको अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना चाहिए और केस को एक्सप्लिसिटली डिसाइड करने के लिए रिक्वेस्ट भी कोर्ट से करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ शिव कुमार बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी। पवन राजस्थान से अगले कॉलर हैं। पवन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें आप। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? पवन जी, अपना सवाल रखें। जी हेलो जी, अपना सवाल रखें आप। हाँ जी, मेरे मई 2014 के अंदर एक जने व्यक्ति को 3 लाख रुपए दिए थे मैंने, तो उसने मेरे को दिसंबर 2016 में चेक दिया था और वो मैंने चेक लगाया तो उसने है ना वो चेक रिटर्न हो गया सर, और फिर वो केस लगाया मैंने उसका। अभी करीब 4-5 साल हो गए, अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ उसका। देखिए, आपको जो चेक दी गई उस चेक को इसलिए आपको दिया गया कि आपका पेमेंट आपको प्राप्त हो जाए। 2014 में आपने उनको पेमेंट दिया था जिसकी चेक आपको 2016 में उनके द्वारा दी गई। ऐसी परिस्थिति में आपने जो 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया न्यायालय में, उस परिवाद को अब तक निस्तारित हो जाना चाहिए था। इस परिवाद के निस्तारित ना होने में, यानी इसके डिसाइड ना होने में, लीगल प्रोसीडिंग्स में आप या तो प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या आपके एडवोकेट महोदय प्रॉपरली उसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या जिस एक्यूज को आपने
एक्यूज बनाया है और उससे आपको पेमेंट लेना है, वो कोर्ट की वर्किंग में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देते हुए आपकी जो केस की प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स की लिमिटेशन को फिक्स कराना चाहिए। वो इसलिए कराना चाहिए कि यदि केस की प्रोसीडिंग की लिमिटेशन फिक्स हो जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर आपके केस को डे बाय डे या वीकली या 2 वीक्स में 3 वीक्स में डेट लगा के कोर्ट आपके केस को निस्तारित कर सकती है। अभी आपके केस में यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने केस का ड्यूरेशन फिक्सेशन करा सकते हैं। ड्यूरेशन फिक्सेशन के लिए आप उस कोर्ट में ही एप्लीकेशन दे सकते हैं जिस कोर्ट में आपका 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत परिवाद चल रहा है, या आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करके उस केस के बारे में इतने समय से लिंगर ऑन है, क्योंकि जो एनआई एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए हैं या लेटेस्ट लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग आपके केस को लिंगर ऑन नहीं होना चाहिए। 138 के लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत क्लियर व्यूज़ हैं पिछले कई सालों में, जिनमें ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के केसेस का त्वरित निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास चेक है, जिसको अपनी रकम लेनी है, वो अगर लंबे समय तक लिटिगेशन में ही उलझा रहेगा तो उसका हैरेसमेंट होगा। ऐसी परिस्थिति में आपके केस को त्वरित निस्तारित होना चाहिए। आप एक अच्छी परसिवेंस के लिए अपने अधिवक्ता से रिक्वेस्ट करिए और आवश्यकता हो तो किसी अन्य अधिवक्ता को भी साथ में जोड़ के अपनी कार्रवाई को आगे अग्रसारित करिए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और नकली माल बेचने पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि आजकल के समय में हमने देखा है कि खाद्य पदार्थ से लेकर तमाम चीज़ें, दवाई, मेडिकल, इसमें लोगों का कहीं ना कहीं डर खत्म हुआ है और नकली माल को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कार्य करते हुए देखे जाते हैं। देखिए, डुप्लीकेसी सामान्य तौर पर बहुत दिखाई देती है बाज़ार में। डुप्लीकेसी जो बाज़ार में दिखाई देती है उसमें आप किसी भी प्रोडक्ट को अछूता नहीं कह सकते, यानी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिस प्रोडक्ट की लोग डुप्लीकेट ना बनाते हों, जो प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं मार्केट में। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बहुत सारे बिंदुओं को देखने की आवश्यकता होती है। जो प्रोडक्ट है एक्चुअल प्रोडक्ट, उसका अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, उसका अपने जो कानून के अनुसार अन्य एनओसीज़ हैं डिपार्टमेंट्स की, वो एनओसीज़ उसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं, और वो जब प्रोडक्ट को मार्केट में लेके चलाने लगते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर होने के बाद लोग उसकी डुप्लीकेसी करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपनी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ब्रांड को गलत तरीके से छाप उसके जो उसकी पैकिंग है उसको छपाई की है, उस प्रोडक्ट को नकली बनाया है, तो आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी में भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। साथ ही साथ ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत भी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, और उसने यदि अन्य मानकों का वायलेशन किया है तो और बहुत सारे एक्ट और प्रोविजंस हैं जिसके अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई अलग अलग फोरम में हो सकती है। तो निश्चित रूप से नकली प्रोडक्ट या डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो बाज़ार में चल रहे हैं उनको रोकने के लिए एक कारगर जो प्रयास है वो प्रयास कंपनियों की तरफ से किया जाना चाहिए, और कंपनियां करती भी हैं। लेकिन फिर भी बहुतायत यह देखने को आता है कि लोग डुप्लीकेट माल को भी मार्केट में, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो दवाओं की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह के पब्लिसिटी की बात हो, लोग डुप्लीकेट कंपनी बना करके अपने जो उन मार्केटिंग करनी हो मार्केटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह का जिनका कहीं कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इनके पास कोई भी एनओसीज नहीं है, और ना ही वो कहीं कोई जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स भी अदा कर रहे हैं, तो इसके लिए कानून बहुत सख्त है। लेकिन कानून की सख्ती का लाभ उसी व्यक्ति को मिल सकता है जो व्यक्ति इस कार्रवाई पर कंप्लेंट दर्ज कराए। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे। और राहुल जी राजस्थान से अगले कॉलर हमारे साथ। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हेलो जी, अपना सवाल रखें आप। सर, मैंने ना एक कंपनी में काम कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी थी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पर, टेलीमेडिसिन पे। जी जी, सवाल पूरा करें आप अपना। तो कंपनी ने मेरा ऑलमोस्ट पेमेंट रुका हुआ है 4 लाख रुपए का, मतलब टीएडी और जो था टीएडी और सैलरी वो में रुका हुआ है, और 2019 से वो दे नहीं रहे हैं। तो इसकी कंप्लेंट मैंने सीएम हाउस में भी कर दी थी रिटर्न में, और एनएचएम में भी करी थी इसके रिगार्ड्स में, और एक ना
वो भी लिखवाई थी, रिपोर्ट थाने में आ गया, जी बट उस पर कुछ एक्शन। देखिए, आपने IGRS में कंप्लेंट दर्ज कराई और 2 फोरम में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन आप एक एम्प्लॉय के रूप में वहाँ वर्क करते रहे हैं और ये आपका लीगल राइट है कि चाहे सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पर आपने अपना लीगल वर्क किया है, यानी आपने योगदान दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो भी मिनिमम वेजेज हैं, जो आपके टीए हैं, जो डीए हैं या अन्य देय हैं, उनको देने की जिम्मेदारी आपकी कंपनी की बनती है। ऐसी परिस्थिति में आप कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट में भी अपने जो भी वेजेज हैं या आपके जो अन्य देय हैं उनकी रिकवरी के लिए आप एक सूट फाइल कर सकते हैं। आपको लेबर एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत अपनी कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिस आधार पे आपको आपके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यदि आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम से यानी आपके मंडल के फोरम से ये रिलीफ नहीं मिलते हैं तो आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी इस संबंध में याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार हैं, जिस आधार पे आपके जो भी देय हैं वो कंपनी देने के लिए बाध्य होगी। जी बिल्कुल। राजू गुप्ता जी अगले कॉलर हमारे साथ हरियाणा से बने हुए हैं। जी राजू गुप्ता जी। हाँ जी। जी अपना सवाल रखिए आप। बिल्कुल ऐसा है, मेरा एक केस है 40 साल पुराना। जी। मैं सोसाइटी का मेंबर था। 27 आदमियों को सोसाइटी ने एक दिन निकाल दिया था, उनकी जगह 27 आदमी रिस्ट्रिक्शन होते हुए भी उन्होंने भर्ती कर दिए थे। और 2 दफा में हाई कोर्ट से हमारे फेवर में ऑर्डर हो चुका है कि इनको फ्लैट का पोजीशन दिया जाए। आखिरी जो फैसला था वो ये था कि वो दूसरी पार्टी जो बैठे हैं वो 4.5 लाख रुपया जमा कराएंगे और हमें 3 महीने में या 4 महीने में फ्लैट का पोजीशन देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पैसे जमा करा दिए, आधा जजमेंट उन्होंने मान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे दे दिया और अब तकरीबन 2.5-3 साल से वो स्टे चल रहा है। इसको कैसे सुलझाया जाए? देखिए, जो भी सोसाइटी ने इलीगल एक्ट किया, अर्थात एक दिन में 27 लोगों को हटाया और उसी दिन 27 लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन कराया, तो ये लीगल एक्ट नहीं है सोसाइटी का। सोसाइटी के जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो अप नहीं किया गया। आपने इस संबंध में ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपनी प्रोसीडिंग्स की, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर दिया। ऑर्डर की कंप्लायंस यदि नहीं हुई तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश की कंप्लायंस ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ही कराने के लिए आप प्रोसीडिंग्स कर सकते थे। लेकिन इस बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो उनके द्वारा SLP या अपील या याचिका प्रस्तुत की गई और उसमें जो उनको टेम्परेरी इंजंक्शन मिल गया, तो अब वर्तमान परिस्थिति में जो आपकी विधिक परिस्थिति है उस विधिक परिस्थिति के अनुसार आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस SLP याचिका जो भी है उसको आपको निस्तारित कराना चाहिए। यदि वो इतने समय से वहाँ पेंडिंग है तो आपके एडवोकेट को उसको मेंशन करना चाहिए, उसमें अर्जेंसी को शो करते हुए मेंशन करना चाहिए कि ये हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है, हमको रहना है और फ्लैट में पोजीशन देने के ऑर्डर के बावजूद वहाँ पर हमें पोजीशन नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू दिस ऑर्डर। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश आपको करनी चाहिए कि आपके समक्ष जो SLP या याचिका या अपील प्रस्तुत है उसका निस्तारण शीघ्र कर दें। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके एडवोकेट द्वारा वहाँ पर मेंशन किया जाता है तो निश्चित रूप से उस याचिका, अपील या जो भी वहाँ पर प्रोसीडिंग्स हैं SLP की, उनमें सुनवाई जल्दी हो सकती है और उसके निस्तारण के बाद ही यदि वो निस्तारित हो जाती है तो आप, और निस्तारित होने के बाद आपके पक्ष में कोई आदेश आता है तो निश्चित रूप से जो पूर्व आदेश है उस आदेश की कंप्लायंस आपको कराने के पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और राजेश बुलंदशहर से अगले कॉल हमारे साथ लाइन पर। जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राजेश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखें। हेलो जी हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल रखें आप। शिव कुमार बोल रहा हूँ जी। मैडम, मेरा ये सवाल ये है जी कि मैंने गांव के एक बंदे को 40,000 रुपए दे दिए, 3-4 साल होगी मुझे, वो जो है ना पैसे लौटा रहा और धमकी और देता हूँ मुझे। जी बिल्कुल। देखिए, जिस व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं वो पैसे आपके नहीं लौटा रहे हैं और आपको धमकी दे रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनके खिलाफ
एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उस एफआईआर में आपको इन सारे कंटेंट्स को लिखना चाहिए। जो एफआईआर होगी वो 406 एंड 420 आईपीसी के अंतर्गत होगी, और यदि वो जानमाल की धमकी दे रहे हैं तो 506 आईपीसी भी साथ में ऐड होगा, अर्थात आपकी रकम को हड़प कर लेना, आपको धोखाधड़ी करना और आपको जान से मारने की धमकी देना। ऐसी परिस्थिति में आप थाने में इस तरह का प्रार्थना पत्र दीजिए सारी घटना को लिखते हुए। यदि थाना आपकी एफआईआर को दर्ज नहीं करते हैं तो आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं और जिले के एसएसपी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दे सकते हैं। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आप न्यायालय के समक्ष 156(3) 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र देंगे, जिसमें न्यायालय आपके पक्ष में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद हो सकता है आपका जो सेटलमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आपकी रकम मिल जाए और आपको आगे वो प्रताड़ित भी ना करें। जी बिल्कुल। धर्मेश जी, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और अपने दर्शकों को भी बता दें कि यदि आपकी भी कोई समस्या है तो हमें कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।